sorry ass DJ. हेलो गाइस, वेलकम टू फन लर्निंग प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे लगता है जनरल में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम का और जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम हुए उन सब का। तो एपोप्टोसिस जैसा कि हमने पहले इसका थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है उसे एक बार हम रिवाइज करें। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है क्या कि यहाँ पर जो है हमारा इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होती है और इसको हमने क्या पढ़ा था, सुसाइड होती है, ये एक तरह की प्रोग्राम सेल डेथ है और ये जो है हमारा टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम है जो कैसा है, सेल से इंड्यूस्ड है, मतलब सेल खुद इंड्यूस्ड कर रहा है इसको। और दूसरा इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो इंटैक्ट रहती है। दूसरा ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों कंडीशन में, जबकि नेक्रोसिस में क्या था, केवल पैथोलॉजिकल होता है। वहां पर क्या था, सेल साइज नेक्रोसिस में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर सेल साइज डिक्रीज हो जाता है। और क्या था कि वो एक्टिव प्रोसेस नहीं था नेक्रोसिस, ये एक्टिव प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें एपोप्टोसिस की थोड़ी डिटेल में, तो एपोप्टोसिस पढ़ने से पहले हमें उसका रेगुलेशन पता होना चाहिए। मेनली क्या होता है कि एपोप्टोसिस जो है जीन रेगुलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि रेगुलेशन के लिए कुछ जीन्स होती हैं, उनको हमने 3 ग्रुप में बांट रखा है। पहली को हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक, दूसरी को बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक और तीसरी को बोलते हैं हम सेंसर। अब इसको ऐसे क्यों बोला, प्रो एपोप्टोटिक मतलब एपोप्टोसिस शुरू होने से पहले जो काम आ रही है वो होती है प्रो एपोप्टोटिक। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे, बैक, बैक्स और P53 जीन। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि प्रो एपोप्टोटिक, एपोप्टोसिस शुरू होने से पहले, तो मतलब सेल डेथ शुरू होने से पहले हमारा क्या हो रहा है, सेल बकवास कर रही है, तो बकवास, बक बैक्स ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। और आप पे कोई तरीका हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसमें क्या हो रहा है कि ये जो जीन जो होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर, और इसमें ये जो रेड रेड कलर से आपको दिखा रखा है ये साइटोक्रोम सी है। अब ये साइटोक्रोम सी जो है इसको बाहर जब आएगा तब जाकर हमारा कुछ शुरू होगा एपोप्टोसिस। तो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन मतलब एक्स और BAK क्या करते हैं कि ये हमारे साइटोक्रोम सी को बाहर आने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। अभी हम एंटी एपोप्टोटिक में देखते हैं कि एंटी एपोप्टोटिक में क्या है, BCL2 जीन है, BCLXL जीन है और MCL1 जीन है। अब इसमें क्या है, BCL2 जो है वो है मोस्ट कॉमन जीन। अब मोस्ट कॉमन क्यों, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा कि एपोप्टोसिस अगर कोई रोक पा रहा है तो वो है BCL। तो ये ब्लू कलर में अगर हम माने तो ये क्या है, BCL2 जीन। अब ये BCL2 जीन क्या करती है, ये अंदर जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है इसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि यहाँ पर आपको पता रास्ता खुला था। क्यों खुला था, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट थी प्रो एपोप्टोटिक जीन, जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंटी एपोप्टोटिक जीन। तो ये क्या करेगी, एपोप्टोसिस को रुकवाना है, मतलब साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने देना है। तो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, इसके आगे लग जाएगा। अब ग्रोथ फैक्टर आगे लग गया तो रास्ता ही नहीं है, तो साइटोक्रोम सी निकलेगा कहाँ से, जबकि यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर नहीं था तो रास्ता था और साइटोक्रोम सी बाहर आ रहा था। अब अगर बात करें सेंसर्स की, कुछ सेंसर्स होते हैं जो क्या करेंगे कि एंटी एपोप्टोटिक जीन देखेंगे और प्रो एपोप्टोटिक जीन देखेंगे कि अगर एपोप्टोसिस कराना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे प्रो एपोप्टोटिक को और इसको क्या कर देंगे, ये डिक्रीज कर देंगे एंटी एपोप्टोटिक जीन की एक्टिविटी को। तो ये हमारे सेंसर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, BAD बैड, BIM, प्यूमा, नॉक्सा, ये एग्जाम्पल हमारे सेंसर्स के। तो हमने ये क्या पढ़ा, जनरल रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। अब अगर हम देखें इसकी पैथोजेनेसिस की कैसे हो रहा है, तो सबसे कॉमन टर्म आप जो इसमें पूरी एपोप्टोसिस में सुनेंगे वो होता है कैस्पेजेस। कैस्पेजेस वर्ड जो है हमने कैसे डिराइव किया है, ये हमने डिराइव किया है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जैसे कि आपको पता है प्रोटीन को तोड़ने वाली प्रोसेस। अब सेल डेथ है, सेल किसका बना है, प्रोटीन का। अभी प्रोटीन कैसे टूटेगा, प्रोटियोलाइसिस एंजाइम या प्रोटीएज एंजाइम से। तो ये हमारा क्या है, साइटोसिन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएज। तो इसी से हमने CAS और प्रोटीएजेस का ASES लेके कैस्पेजेस बना दिया। अब कैस्पेजेस जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रो कैस्पेजेस। कैस्पेजेस से पहले वाली स्टेज, कैस्पेजेस अगर एक्टिवेटेड फॉर्म है तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या हो गई, प्रो कैस्पेजेस।
अब जो कैस्पेजेस हमने पढ़े वो दो टाइप से होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेजेस जो इनिशिएट करवाएंगे और एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस जो एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो अगर इसमें एग्जाम्पल हम याद करें तो 2, 8, 9, 10, 8, 9, 10 याद ही रहेंगे कि लास्ट के 8, 9, 10। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा है, पर तब भी 2 लिखा फिर 3 लिख दिया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, तो 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे क्या हो गए, इनिशिएटर कैप्सेस याद हो जाएंगे इससे कि 2, 8, 9, 10 क्या है, इनिशिएटर कैप्सेस जो क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस जो हमारे क्या है 3, 6, 7 वो क्या है हमारे एक्सक्यूशनर कैस्पेसेस। अब होता क्या है कि हमारे दो पाथवे होते हैं, एक पाथवे होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक पाथवे होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। दोनों पाथवे जो हैं अपने काम करके किसको एक्टिवेट करते हैं, इनिशिएटर कैप्सेसेस को, और इनिशिएटर कैप्सेसेस क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं एग्जीक्यूशनर कैप्सेसेस को, और लास्ट में जाके जो है हमारा एपोप्टोसिस पॉसिबल हो जाता है। तो इसको अगर हम अब डिटेल में पढ़ें, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं दो तरह के पाथवे दिखा रखे हैं। ये जो पाथवे है वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये जो पाथवे है वो है इंट्रिंसिक पाथवे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक मतलब कुछ सेल से बाहर होगा, मतलब सेल में जो बाहर मेम्ब्रेन है, ये जो पीले कलर में आप देख पा रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लाइगेंड या डोमेन प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेथ लाइगेंड। जो ऑरेंज कलर में है ये डेथ लाइगेंड, ब्लू कलर में है डेथ रिसेप्टर, और ये है डेथ डोमेन। ये सब अटैच होते हैं और किससे, FADD मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन से। अब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन कैसे काम करता है कि यहाँ पर ऊपर कुछ फैक्टर आके जुड़ते हैं, जैसे TNF अल्फा, वो एक्टिवेट करते हैं किसको, फाड मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन को। और ये क्या करता है, जो हमारा प्रोकैस्पेज 8, अब जैसे हमने पढ़ा था कि 2, 3 फिर 6, 7, 8, 9, 10, तो 8 कहाँ आ रहा हमारा, इनिशिएटर कैस्पेजेस में। तो इनिशिएटर कैस्पेज में क्या हो गया 8, तो अब जो इनएक्टिव है तो वो प्रोकैस्पेज 8 किस में चेंज हो गया, एक्टिवेटेड कैस्पेज 8 में। उसके बाद 3, 6, 7 कहाँ पड़े थे, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस में। अब इसकी क्या एक्टिविटी होगी कि ये क्या करेगा, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन, फिर क्या होगा यहाँ से ऐसे बल्ब टाइप निकलेगा, सेल हो गई अलग, और यहाँ से अलग अलग दो बॉडी बन गई, इसको हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। क्यों एपोप्टोटिक बॉडी बोला इसको, क्योंकि यही बॉडीज को अब फैगोसाइटिक खाएगा और इनका क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस। अब अगर हम बात करें इंट्रिंसिक पाथवे की, तो जैसा कि हमने पहले रेगुलेशन में पढ़ा था कि प्रो एपोप्टोटिक जीन होती है, एंटी एपोप्टोटिक जीन होती है, सेंसर होते हैं। तो प्रो एपोप्टोटिक जीन का काम क्या था कि ग्रोथ फैक्टर कम जब हो जाएगा तो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल देंगे। तो वही यहाँ हो रहा है कि ग्रोथ फैक्टर जिस कंडीशन में कम हो गया, वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो रास्ता था जो वहाँ पर दिखा रखा था वो रास्ता गया खुल, तो साइटोक्रोम सी आसानी से बाहर आ गया। अब जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आ गया तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर 1, इसको हम बोलते हैं APAF1। अब ये APAF1 क्या करता है, इसको साइटोक्रोम सी को चारों तरफ से घेर लेता है और क्या बना देता है, एपोप्टोसोम। अब ये एपोप्टोसोम क्या करेगा, प्रोकैस्पेज 9। अब जैसा कि हमने पढ़ा था 2, 3 फिर क्या था 6, 7, 8, 9, 10, तो 9 कहाँ था हमारा, इनिशिएटर कैस्पेज। तो प्रोकैस्पेज 9 क्या हो गया हमारा, इनिशिएटर कैस्पेज। तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, एपोप्टोसोम, प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 में। अब एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 क्या करेंगे, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे, तो वो एक्टिवेट कर देंगे किसको, 3, 6, 7 जो हमारे क्या थे, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। तो अब हमारा यहाँ एक्सक्यूशनर कैस्पेसेस आ गए, तो वही सेम एक्टिविटी, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन होगा, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी और फैगोसाइटिक सेल आके उसको क्या करेंगी, इनगल्फ करके इसको खत्म कर देंगे। तो ये हमने बात करी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस की। अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। जैसा कि पहले ही हमने डिफरेंस टेबल में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन हो सकती हैं, जबकि नेक्रोसिस में ये ऐसा नहीं होता है। कंडीशंस में आप देखें, अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी कौन सी है जहां पर खुद सेल को एपोप्टोसिस करवाना पड़ रहा है हमारे यूज़ के लिए,
तो वो क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसे मान के चलिए ये हाथ है हमारा, जब हाथ बना होगा तो ये एक बर्ड था पूरा। अब हाथ बनने में ये बर्ड में हमें फिंगर्स में जगह चाहिए थी, तो ये जो सेल्स थी ये क्या करा होगा बॉडी ने कि यहाँ पे एपोप्टोसिस करा दी होगी। तो ये अपेंडेजेस जब भी बनी हमारी, जब यहाँ पर हमारी क्या हो गया था, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एपोप्टोसिस हुई होगी। ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन में, मेनोपॉज में क्या होता है कि हमें सेल्स को हटाना होता है यूट्रस से, तो वो सेल्स हटती हैं, वो कैसे हटेंगी, एपोप्टोसिस से। या सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट जो होती हैं, जो खुद ही एक दूसरे से रिएक्ट करे जा रही लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट कौन सी, टी सेल या बी सेल। तो ये टी सेल और बी सेल का रिमूवल करना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ रिएक्टिव है, खुद ही रिएक्ट करके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसलिए इनको रिमूव करेंगे हम किससे, एपोप्टोसिस से। अब आते हैं, कोई इन्फ्लामेटरी सेल है, उसकी डेथ हो गई है और उसका फंक्शन ओवर ही हो गया, तो उससे क्या करेंगे हम, इन्फ्लामेटरी सेल्स की डेथ करा देंगे, तो वो कैसे होगी, हमारी एपोप्टोसिस से। अब बात करते हैं हम कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। पैथोलॉजिकल कंडीशंस एपोप्टोसिस में कहाँ काम आती हैं, तो वो आती हैं, इंजर्ड सेल हो गई वो जो रिपेयर नहीं हो सकती, बॉडी अपनी पूरी ताकत लगा देती है किसी सेल को रिपेयर करने में, पर जब उसको लगता है कि हाँ अब ये रिपेयर नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे वो एपोप्टोसिस करा कर उस चीज़ को निकलवा देती है। ऐसे ही डीएनए डैमेज या वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन जब होता है, तो जैसे अभी लास्ट में पढ़ा था एपोप्टोटिक बॉडी, तो इसमें एपोप्टोटिक जो बॉडी बनती है वायरल इन्फेक्शन के टाइम पर, उसको हम बोलते हैं काउंसिल मैन बॉडी। ये कहाँ होती है, लिवर में। अब हमने देखा कि डक्टल एट्रोफी, डक्टल एट्रोफी का मतलब क्या है, जो डक्ट्स हैं हमारी, सलाइवरी जो डक्ट हैं, लेक्राइमल डक्ट है, इनकी कभी कभी एट्रोफी जो हो जाती है, तो वहाँ पे उनका काम हटाना है, तो फिर वो एपोप्टोसिस हो जाती है वहाँ पे। अब होता है एक और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेटिनाइटिस मतलब रेटिना से रिलेटेड है, तो इस केस में क्या होता है कि रॉड सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब रॉड सेल्स जो होती हैं वो हमारा नाइट विजन में काम आती है, तो यहाँ पर हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया अगर, तो नाइट विजन चला जाएगा, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अब आते हैं हम एक और अनदर पैथोलॉजिकल कंडीशन पे, जिसका नाम है मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेशन। जब भी बॉडी में मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गए तो उसका एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसको हटाने में क्या काम आएगा, हमारा एपोप्टोसिस। अब अगर हम आ जाएं साइलेंट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस पे, मतलब एपोप्टोसिस के कुछ ऐसे फीचर जो कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ाई था कि सेल श्रिंकेज होता है एपोप्टोसिस में, और सेल का मतलब इनलार्जमेंट कहाँ हो रहा था, नेक्रोसिस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल श्रिंकेज। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका अर्लीस्ट साइन है, मतलब पता कैसे चलेगा, सेल श्रिंक कर रही है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमें मतलब डाउट हो जाएगा कि एपोप्टोसिस हो सकता है यहाँ पर। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिक कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन हो जाता है, और यही क्या है, हॉलमार्क फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो हम श्योर कह सकते हैं कि यहाँ पर एपोप्टोसिस प्रेजेंट है। दूसरा हमने पढ़ाई था नो इन्फ्लामेशन और सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ की बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो जनरली हमें किस में काम आती है, डायग्नोसिस ऑफ एपोप्टोसिस या फिर हमारा नेक्रोसिस। होता क्या है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इस जो अगार वगार डाल के इसमें ये प्लेट होती है प्लस माइनस कुछ ऐसा इसमें होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सैंपल सेल है हमारी वो डाली, तो हमारे यहाँ पर कुछ पैटर्न देखने मिलते हैं। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो होता है स्मीयर लाइक पैटर्न, जैसे कि फर्स्ट ईयर में स्मीयर बनाया था, तो स्मीयर जैसा कुछ अगर बन जाए वो होता है स्मीयर लाइक पैटर्न। दूसरा पैटर्न होता है स्टेप लैडर टाइप पैटर्न, मतलब ऐसे कुछ पैटर्न बन जाता है। तो ये पैटर्न हमें क्या बताते हैं, ये हमें डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। कैसे कि जो ये हमारा स्टेप लैडर टाइप पैटर्न होता है ये किस में मिलता है, एपोप्टोसिस में, और ये जो पैटर्न है हमारा स्मीयर लाइक, ये हमारा किस में मिलता है, ये हमारा मिलता है नेक्रोसिस में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये नेक्रोसिस है सेल में या फिर एपोप्टोसिस है। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, और जो डायग्नोसिस जो हम कर सकते हैं एपोप्टोसिस में, तो जैसा कि आपने पढ़ाई था पहले कि इओसिनोफिल बढ़ जाता है इसमें, तो इंटेंस इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में राउंड ओवल मास जो है वो देखने मिलेंगे, वो किसके होंगे, राउंड ओवल मास वो होंगे इओसिनोफिल के, जो इसमें साइटोप्लाज्म में बढ़ गया है। और किसके साथ क्या मिलेगा हमें, क्रोमेटिक कंडेंसेशन, जैसा कि अभी पढ़ा, क्रोमेटिन जो हमारी वो कंडेंस हो जाती है।
दूसरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइटोक्रोम सी अगर प्रेजेंट है अगर उसमें, तो साइटोक्रोम सी को हमने क्या कर लिया, एस्टिमेट कर लिया। और एक्टिवेटेड कैस्पेज, जो कैस्पेज एक्टिवेट होंगे वो कहाँ होंगे, एपोप्टोसिस में ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी और कंडीशन में कैस्पेजेस काम ही नहीं करते हैं। तो हमारे एक्टिवेटेड कैस्पेजेस जो हैं वो देख लेंगे या साइटोक्रोम सी देख लेंगे। अब एक तरह का स्टेन होता है एनरेक्सिन वी, इसको हम स्टेनिंग में यूज करते हैं। एक और टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं हम टनल टेक्निक। टनल टेक्निक में क्या होता है कि एक डाई होती है जिसको हम बोलते हैं DUTP। ये क्या है, ब्राउन कलर की डाई होती है। ब्राउन कलर की डाई में क्या हम देखते हैं, इंटेंसिटी चेक करते हैं। मान लिया ये जीन है, अब ये जीन जो थी नॉर्मल कंडीशन में इसके 2 एंड होते, 5 और 3 एंड, एक पूरा था सेगमेंट। जब हमने नॉर्मल सेल में डाली तो ये एक ब्राउन कलर जो है 3rd सेगमेंट पर जाके चिपक जाता है, मतलब टर्मिनल एंड पे जाके ब्राउन जो ये डाई थी ये चिपक जाती है, तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी कम होगी। जबकि एपोप्टोसिस के केस में जीन गई टूट, अब जीन अलग अलग पोर्शंस में टूट गई है, तो यहाँ पर जो ब्राउन पिगमेंट है वो थर्ड एंड पर जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो टनल टेक्निक में हम इंटेंसिटी को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इस कंडीशन में एपोप्टोसिस प्रेजेंट है।